आज हम बीए प्रोग्राम पोल साइंस सेमेस्टर 6 की बात करेंगे। हमारी जो किताब का नाम है 20वीं शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे सेकंड। इसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पर्यावरणीय आपदा और संघर्ष। ये ऐसे दो भागों में वर्गीकृत हैं। पहला जो भाग है आपका, इसमें हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा जो है चेरनोबिल आपदा के बारे में पढ़ेंगे। अब हम भाग 2 की बात करेंगे तो इसके अंदर हम मेनली जो है चिपको आंदोलन के बारे में बात करेंगे। चलिए हम अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करेंगे। 1970 और 80 के दशक में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भारत के सबसे औद्योगिक क्षेत्रों में से एक था, जहां 1978 से लेकर 1979 में राज्य के घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 11% था। यानी कि भोपाल में 1979 के अगर हम बात करेंगे तो इसमें राज्य में सिर्फ विनिर्माण के अगर क्षेत्र की बात करें तो 11% ही सिर्फ था। हालांकि शहर धीरे धीरे से ही सही लेकिन आर्थिक विकास तो कर रहा था। और 1969 में अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था यूसीसी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। हालांकि आज इस कंपनी का नाम एवर रेडी हो गया है। तो इसने भारत में अपने व्यापार करने को सोचा। इसने भारत में अपनी कंपनी जो है वो UCIL नाम से खोला, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसमें 50.9% जो था वो अमेरिका का स्वामित्व था, जबकि 49.1% इसमें राज्य सरकार तथा जो अन्य लोग शामिल थे इसी के अंदर। और ये जो कंपनी थी, ये कंपनी एक संयंत्र का रखरखाव और संचालन करती थी। और इसके अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में उस वक्त हरित क्रांति चल रहा था और उच्च लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य अपनाए जा रहे थे। तो ये कंपनी जो है रासायनिक कीटनाशक का निर्माण करा करती थी। हालांकि 1980 की शुरुआत में कीटनाशक उद्योग में भारी प्रतियोगिता थी। मतलब जब ये कंपनी प्रतियोगिता में आई तो उसमें बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी, जिसके कारण ये कंपनी घाटे में जाना शुरू कर दिया। इसीलिए UCIL ने 1984 में निर्णय लिया कि वह भोपाल संयंत्र को बेच देगी, जबकि जो MIC है, MIC संयंत्र जो है उनके अधीन ही छोड़ देगी। यानी कि जो MIC है, MIC की ऐसी जो फुल फॉर्म होती है मिथाइल आइसोसाइनाइड होती है। इनको इन्होंने यहीं पर छोड़ दिया भारत में ही हमारे। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस थी। आपने जो विश्व युद्ध दूसरे में एक गैस का नाम सुना होगा, फॉस्जीन, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक गैस थी, जिसको जो है बहुत ही कम तापमान में संग्रहित किया जाता है। यानी कि इसको कम तापमान में स्टोर करके रखा जाता था। UCC द्वारा भोपाल की घनी आबादी वाले शहर में नगर निगम के अधिकारियों ने इसे हानिकारक रसायन के उद्योग को अस्वीकार कर दिया, जिसे केवल वाणिज्यिक और हल्के उद्योग उपयोग और शहर क्षेत्र नियोजन विभाग के लिए लाइसेंस दिया गया था। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने कंपनी के भारी प्रभाव के तहत आपत्ति को वापस ले लिया। यानी कि इसका अर्थ है कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने तो इसको मना कर दिया था कि इस कंपनी को यहाँ पर जो MIC है उसको यहाँ पर स्टोर करके ना रखा जाए। लेकिन सरकार ने इसके बावजूद भी इसको लाइसेंस
दे दिया। और दुनिया भर में फैक्ट्री यूनिट की खतरनाक स्थिति को उजागर करने वाली विपत्तिपूर्ण त्रासदी से पहले सुरक्षा की स्थिति मजदूर संघ और यूसीसी के बीच विवाद का हिस्सा बनी हुई थी। और इसके अंदर आपको ये भी याद रखना है, ये कंपनी जो थी, इस कंपनी ने यहाँ के जो मतलब लोग थे, भोपाल के जो आसपास के लोग थे, उनको इतनी जानकारी नहीं थी कि ये कंपनी जो एमआईसी उनके लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। और कंपनी ने अपने चीज़ों में कटौती करते हुए जो खर्चा उनको करना चाहिए था, उन्होंने ये खर्चा नहीं किया। और हम देखते हैं आगे इसके बारे में। यूनियन कार्बाइड के श्रमिक कभी कभी कारखानों में खतरनाक काम करने की स्थिति का शिकार हो जाते थे। एक बार इसी कंपनी में एक मज़दूर काम करता था जिसका नाम था मोहम्मद अशरफ। उसकी 26 दिसंबर 1981 को मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसको कोई गंभीरता से नहीं लिया गया। यूनियन कार्बाइड ने उनकी मृत्यु पर खेद व्यक्त किया, लेकिन बदले में मृतक को उनकी मृत्यु के जिम्मेदार ठहराया गया। मतलब इसमें जिसकी मृत्यु हुई थी उसी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। उनके निधन ने खतरनाक स्थितियों में सुधार करने के लिए बहुत कम काम किया। बाद में जनवरी और फरवरी में 1982 में 42 जो श्रमिक थे उनको भी सांस लेने में दिक्कत थी, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, जो कि हानिकारक है। इसके बाद भी जो हमारी केंद्र सरकार है और राज्य सरकार वो सोई हुई थी, वो इसके प्रति कोई कार्य कर नहीं रही थी। अगस्त 1982 में लिक्विड एमआईसी के संपर्क में आने से एक केमिकल इंजीनियर का 30% शरीर जल गया। सितंबर 1982 में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बदतर से बदतर बनाते हुए सायरन प्रणाली को, जो कि जहरीली लीक से यूनियन कार्बाइड परिवेश में रहने वाले को सचेत करती थी, को नष्ट कर दिया गया। यानी जो सायरन उसके अंदर लगाया था कंपनी ने, उस सायरन को भी हटा दिया गया। 1 महीने के बाद जहरीली रिसाव के संपर्क के आने के बाद यूनियन कार्बाइड इकाई के आसपास के इलाकों में रहने वाले सैकड़ों निवासियों के अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूनियन कार्बाइड में इस रिसाव को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले एक पर्यवेक्षक को रासायनिक जलन का सामना पड़ा, जबकि कुछ अन्य श्रमिक भी हानिकारक गैस के संपर्क में आए। मज़दूरों और आसपास के रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन के साथ होने वाली घातक दुर्घटनाओं के साथ श्रमिक संघ ने इस बार आक्रामक रूप से खतरे के बारे में चेतावनी और सावधानी के साथ साथ आसपास के स्थानों में रहने वाले लोगों को फेमलेट विपरीत करके उनकी मांगों को प्रकट किया। यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों द्वारा किए गए लागत में कटौती के उपाय की पृष्ठभूमि में जब दुर्घटनाएं होती है तो यह पुष्टि करता है कि तबाही की कहानी एक छिटपुट घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित लापरवाही थी। मतलब ये जो था, ये पूरी लापरवाही पर डिपेंड करता है। सुरक्षा मानकों, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं थी। वहाँ के जो डॉक्टर थे, जब गैस लीकेज हुआ इसके पश्चात भी वहाँ के डॉक्टरों को ये उनके पास किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं था कि उनको इसके लिए क्या करना है। लोगों को अस्पताल में भर्ती तो किया जा रहा था, लेकिन वो ये जो गैस थी एमआईसी, ये रिएक्ट करती थी पानी और हवा के साथ रिएक्ट करती थी। और वो जब मज़दूरों को जब सांस लेने में, वहाँ के जो लोग थे उनको सांस लेने में जब दिक्कतें हुई, तो वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर से उनको ऑक्सीजन दिया गया, लेकिन इससे उनकी और भी अवस्था ख़राब हुई और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई।